जोहार, नमस्कार। कानून की बात में आज हम बात करेंगे मोटर वाहन दुर्घटना पर। जिस ढंग से विकास की गति तेज हो रही है, वैसे वैसे उसी अनुपात में या कहें कि उससे बढ़ कर के गाड़ियों की गति में भी बढ़ोतरी होती जा रही है। लगातार गाड़ियां इस बात पर अपनी गाड़ी बेच रही हैं, कंपनियां इस बात पर अपनी गाड़ी बेच रही हैं कि हमारी गाड़ी का स्पीड इतना ज़्यादा है। वैसे भी ज़्यादा स्पीड थ्रिल तो पैदा करता है, लेकिन वह थ्रिल बहुत बार जानलेवा भी साबित होता है, अपना ही नहीं दूसरे के लिए भी। तो दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए और इन दुर्घटनाओं से प्रभावित होने वालों को मुआवजा देने के लिए या उनको राहत देने के लिए कई सारे कानून बने हुए हैं। तो उन्हीं कानूनों पर आज हम बात करेंगे। कानून की बात में हमारे साथ हैं बात करने के लिए झारखंड हाई कोर्ट के एडवोकेट स्वाति साहनी। स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्ते। जोहार। एक तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो मोटर वाहन दुर्घटना एक्ट है, इसका आशय क्या है? क्योंकि सड़क पर पदयात्री भी चलते हैं, साइकिल वाले भी चलते हैं, साइकिल से भी दुर्घटनाएं हो सकती है, रिक्शा से भी दुर्घटना हो सकती है, उसमें मोटर नहीं लगा हुआ है जी। तो ये क्लियर होना चाहिए हमारे दर्शकों के सामने, हमारे श्रोताओं के सामने कि क्या है मोटर वाहन दुर्घटना एक्ट में। यह जरूरी है कि मोटर से ही एक्सीडेंट हुआ हो, मोटर वाहन से? तो ये क्लियर थोड़ा किया। आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। सवाल क्योंकि मोटर व्हीकल एक्ट, ये नाम से ही आपको समझ में आएगा कि वो व्हीकल जो मोटर से नियंत्रित होता हो, जिसमें मोटर लगा हो ना। अब ऐसी बातें होती हैं कि जो सड़क पे पैदल चल रहे हैं, जिन्होंने कोई व्हीकल का इस्तेमाल नहीं किया है, या जो साइकिल पे चल रहे हैं, रिक्शे पे चल रहे हैं, तो चलने वाले को आखिर मुआवजा कैसे मिलेगी? तो अगर उनका एक्सीडेंट, भगवान ना करे, लेकिन अगर उनका एक्सीडेंट किसी मोटर व्हीकल से, जो मोटर से नियंत्रित होती है, चाहे वो 2 व्हीलर हो, चाहे वो 4 व्हीलर हो, या बड़ी गाड़ियां हो, उनसे होती है, तो वो मुआवजा के हकदार हैं। ट्रैफिक रूल्स के तहत बहुत सारे जगह पर बहुत सारे बोर्ड लगाए गए हैं जी। एक तो उन बोर्डों का जो मतलब है साइंस का, जो साइन दिए हुए हैं, वो लोग नहीं समझ पाते हैं कि अगर वो गोल में लिखा हुआ है कि स्पीड का लिमिट इतना ही होगा तो उतना ही में चलना चाहिए, उसकी वजह से भी दुर्घटनाएं होती हैं। तो हमको लगता है कि ट्रैफिक रूल्स के संबंध में जो संकेत बनाए हुए हैं, उसके बारे में भी लोगों को अगर जानकारी हो तो थोड़ी बात बनेगी कि स्पीड लिमिट में आपको रहना है कि उतना ही स्पीड में रहना है। देखिए, पहले लोग कह सकते थे कि इग्नोरेंस। अब अगर आप लाइसेंस होल्डर हैं, अनटिल अनलेस यू हैव अ लाइसेंस, आपके पास लाइसेंस नहीं है को तो आप गाड़ी नहीं चला सकते। तो लाइसेंस के लिए अब एग्जाम पास करना जरूरी है, जिसमें ट्रैफिक नियमों की जानकारी दी जाती है। आप गाड़ी कैसे चलाएंगे, एक होता है स्पीड में गाड़ी चलाना, एक होता है रैश ड्राइविंग करना। तो स्पीड लिमिट भी शहरों के अंदर क्या है, हर जगह आप देखिएगा कि बोर्ड में लिखा रहता है 40 किलोमीटर पर आवर, कहीं 20 किलोमीटर पर आवर। स्कूल है, हॉस्पिटल है, तो आप हॉर्न नहीं बजा सकते हैं। तो इस तरह से नियम बने हुए हैं, और उनके बोर्ड में वो काफ़ी मतलब आपको बहुत पढ़ा लिखा होने की ज़रूरत नहीं है उन संकेतों को समझ। एक कॉमन प्रूडेंस वाला इंसान, एक नॉर्मल सोच वाला इंसान जो चीज़ों को समझ सकता है, वो उन साइन को समझ सकता है। और मुझे लगता है गाड़ी भी उन्हें ही चलाना चाहिए जिनके पास कॉमन प्रूडेंस है, जिनके पास समझ है। जिनके पास समझ नहीं है, उन्हें तो गाड़ी स्वतः नहीं चलाना चाहिए। अब इसको मान लीजिए कि दुर्घटना हो गई किसी भी कारण से। दुर्घटना में भी 2 स्थितियां होती हैं। एक तो रैश ड्राइव करने वाला, या आमतौर पर लोगों के पीटने के डर से वाहन चालक भाग जाते हैं। जी। तो अगर वो नंबर नोट कर पाया, नहीं नंबर नोट कर पाया, उस स्थिति में उसके दावे का क्या होगा, और वह हॉस्पिटल कैसे पहुंचेगा? हॉस्पिटल जाने में भी 2 चीज़ें हैं। एक चीज़ तो ये है कि हॉस्पिटल जाने में जो उठा के ले गया आम आदमी, उससे पूछताछ, उससे बहुत तरह की परेशानी, तो इसके डर से वो छोड़ देता है, छोड़ो भाई कौन पुलिस के पचड़े में पड़े। और दूसरा ये है कि पुलिस ले जाती है। ये दोनों स्थितियों के बारे में स्पष्ट करें। देखिए, जो मोटर व्हीकल क्लेम केसेस होते हैं कि एक्सीडेंट हुई है, 2 तरह की स्थितियां होती हैं। एक तो जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुई वो रुका नहीं, वो भाग गया,
उसका कुछ अता पता नहीं कि किस गाड़ी से एक्सीडेंट हुई है, पर एक्सीडेंट तो हुई है, इसे हम डिनाई नहीं कर सकते। तो उन केसेस को हम लोग हिट एंड रन केसेस कहते हैं। हिट एंड रन केसेस में होता है कि मुआवजा फिक्स्ड है, पहले था 15,000, फिर हुआ 25,000, अब जाकर के 2 लाख रुपया तय है। जिसका भी अगर इंजरी हुई, हाँ हिट एंड रन में हुआ, इंजरी हुई है, उसमें आपको कोई क्लेम केस करने की ज़रूरत नहीं है जी। एक फंड होती है जो एसडीओ के पास उसका पार होता है, आप एसडीओ के सामने इसको रख सकते हैं, आप क्लेम कर सकते हैं, केस करने की ज़रूरत नहीं है और आपको 2 लाख रुपया मिल जाएगा। उनके पास वो फंड एक्यूमुलेटेड है, उसी फंड से उनको देना है। तो एसडीओ के पास आपको एप्लीकेशन देना है। दूसरा क्या है, अब इसमें पुलिस का क्या रोल, आपने एक बहुत ही सही सवाल किया। एसडीओ के यहाँ एप्लीकेशन देने की प्रक्रिया मतलब कि इसके लिए क्या क्या कागजात चाहिए जिससे कि वो क्लेम कर सके कि मेरे साथ दुर्घटना हुई है और दुर्घटना में घायल हुआ। जिसके साथ दुर्घटना हुई है वो जब दुर्घटना होती है तो पुलिस के पास खबर पहले पहुंच जाता है, वहाँ के लोकल लोग, ट्रैफिक पुलिस जो भी हैं वो उन तक खबर पहुंचा देते हैं। तो पीसीआर बहुत सारे जगह पर पीसीआर है, हाँ, तो वो ट्रैफिक वहाँ से पुलिस स्टेशन खबर पहुँच जाती है। पुलिस स्टेशन से इमीडिएटली एसडीओ ऑफिस या एमएससीटी केसेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या एमएससीटी जो ट्राइब्यूनल बनी हुई है, मोटर व्हीकल क्लेम ट्राइब्यूनल, वहाँ पुलिस को स्वतः जानकारी देनी है जी। और मान लीजिए कि यहाँ तो आप बात वैसे कर रहे भी हैं, अस्पतालों को तो ये कंपल्सन है कि दुर्घटना का अगर कोई इस तरह का मामला आता है तो पीआईआर करें अपने यहाँ और उसकी सूचना दें। वो भी जी, मैं आ रही हूँ। जैसे पुलिस को मिली, पुलिस तुरंत सूचना देगी और वहाँ मान लीजिए क्लेमेंट नहीं पहुँचा, जिसने क्लेम करना है उन्हें नहीं पता, तो ये भी जो ट्राइब्यूनल है उनके थ्रू सूचना जाएगी, नोटिस इशू किया जाता है बाकायदा उनके परिवार वालों को, और पुलिस की भी ये ड्यूटी है कि वो उनके परिवार वालों को सूचना दे कि वो खुद आए। और उसके बाद चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना, उनको लिखित आवेदन देना है, या आप अनपढ़ हैं तो आप लिखवा सकते हैं, आप आवेदन दे सकते हैं। एनीबडी कैन सेट द लॉ इनटू द मोशन, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि उनके परिवार वाले ही लॉ को मोशन में लाएंगे। कोई भी वहाँ से गुजरता हुआ इंसान, आसपास अगल बगल वाले इंसान, बस उन्हें जानकारी देनी है, वो सुमोटो अपने आप सब रास्ते पे आ जाएगी। तो ये है, ये हिट एंड रन केसेस के बारे में बता रहे हैं। उन केसेस में जहाँ पे व्हीकल का पता है, किसने हिट किया है, किसके द्वारा दुर्घटना हुई है, तो उसका अगर सिर्फ नंबर वो नोट कर ले कोई भी व्यक्ति कि फला गाड़ी से, कोई भी इंसान उसको मोशन पे ला सकता है। उसके बाद सुमोटो जो ट्राइब्यूनल बनी हुई है, जो कोर्ट, जो पुलिस है, इनको उनके परिवार वालों तक नोटिस पहुंचाना है, उन्हें खबर देना है, उनके इवन उनके राइट्स क्या हैं उसके बारे में भी अवगत कराना है। ये जो हिट एंड रन के अलावा दूसरा केस जिसमें कि पुलिस की गाड़ी, ये गाड़ी पहचान ली गई कि फला गाड़ी है, तो पुलिस तो उसका नाम दर्ज करेगी जी। तो उसमें क्या क्लासिफिकेशन है मुआवजे के लिए, किस तरह से मुआवजा मिलता है, और जो पीड़ित है उस पीड़ित को क्या करना है, उसकी भूमिका क्या है? एक तो आपने बताया कि पुलिस को और ट्रिब्यूनल को खबर करना है, दूसरा आपने बताया हिट एंड रन के केस में कि एसडीओ के पास सारा पावर है जी। दोनों के पास किन किन चीज़ों को लेकर के वो क्लेम करने जाए, या पुलिस ही कागजात भेजेगी एसडीओ के यहाँ भी और ट्रिब्यूनल के यहाँ भी, तो पुलिस और ट्रिब्यूनल जब बुलाएगा तब जाना है, क्या है प्रोसेस? दोनों प्रोसेस है। एक तो जब खुद अगर क्लेमेंट्स नहीं आए हैं, या क्लेमेंट्स से ज़्यादा अच्छा रहेगा हमें ये कहना चाहिए कि उनके परिवार वाले, एक तो जिनको क्षति हुई है, जो सेल्फ इंजर्ड हैं, यहाँ पे क्लेम तीन तरह के हो सकते हैं। एक तो जो इंजरी है, जिसमें ग्रीवियस इंजरी, ज़्यादा चोट लगी हो, वो खुद आ सकते हैं, और अगर वो खुद आने के स्थिति में नहीं है तो वो किसी को ऑथराइज कर सकते हैं कि वो आकर के, सपोज कीजिए किसी को चोट लगी है, वो कोमा में ही है, तो वो तो खुद कुछ बोल नहीं सकते, घर में चल फिर नहीं सकते, रिश्तेदार हैं, वो खबर कर सकते हैं, या कोई थर्ड पार्टी खबर कर सकते हैं, कोई भी वो किसी को भी ऑथराइज कर सकते हैं, उनके परिवार वाले, जान पहचान वाले आकर के खबर कर सकते हैं। एप्लीकेशन देना, अगर हिट एंड रन केस है तब तो एसडीओ के यहाँ देंगे, कोई केस चलाने की ज़रूरत नहीं है। एसडीओ उस केस को आगे, उस क्लेम एप्लीकेशन को आगे बढ़ाएगा, और उसके लिए
फंड है, ऑलरेडी फंड है, उस फंड से रिलीज करना है, वो TDS नहीं है, 2 लाख रुपए है। दूसरा है जहाँ पे हिट एंड रन केस नहीं है, गाड़ी का नंबर आपके पास है, तो गाड़ी के नंबर से उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके ओनर का नंबर, वो किस इंश्योरेंस कंपनी से रजिस्टर्ड है, उसकी डिटेल्स, वो सारे मिल जाते हैं। फिर जो क्लेमेंट के परिवार वाले हैं, एक तो मैंने कहा जो स्वयं दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं, जिनको इंजरी लगी है, हुई है, वो जिनके प्रॉपर्टी को इंजरी हुई है, प्रॉपर्टी अफेक्टेड हुए हैं, वो, तीसरा जिनकी मृत्यु हो गई है। तो जिनकी मृत्यु हो गई है उनके लीगल हेयर्स, परिवार वाले, जो इंसान उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं, वो कोई भी क्लेम रेज कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि आखिर हम क्लेम रेज कहाँ करें? एक्सीडेंट कहीं हुआ, रहने वाला कोई कहीं का हो, गाड़ी कहीं की हो। क्लेम रेज करने के पहले एक और चीज़ हम अपने दर्शकों को समझाना चाहेंगे आपके माध्यम से, वो ये है कि जिस समय दुर्घटना हुई, पहली जो जरूरत है वो है इलाज की। बिल्कुल, कि उसको इलाज मिलना चाहिए जी। तो जरूरी नहीं है कि जिन लोगों की दुर्घटना हो रही है वो सब लोग असमर्थी हों। असमर्थ भी बहुत सारे लोग होते हैं जिनके साथ दुर्घटनाएं होती हैं जी। नियरेस्ट हॉस्पिटल में कहा जाता है कि दुर्घटना या किसी भी तरह के सीवियर डिजीज में तुरंत मेडिकल हेल्प चाहिए जी। तो तुरंत मिले तो ज़्यादा गुंजाइश हो जाती है उसके बचने की जी। तो वैसी स्थिति में जो नियरेस्ट हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल अगर है, तो वहाँ जाएगा तो उसको फिर वही पैसा जमा कराने और ये करने वो करने की प्रक्रिया नहीं, तो वो थोड़ा क्लियर। इसमें सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है जिसमें जहाँ हॉस्पिटल, जो नियरेस्ट हॉस्पिटल है वहाँ आपको पहुँचाना है या खबर करना है, एम्बुलेंस वो लोग भेजेंगे। कोई पुलिस कार्यवाही पहले नहीं होगी। पहले जो पूछा जाता था क्यों हुआ, कैसे हुआ, आप वहाँ कैसे थे, वो कोई, पहले इमीडिएट उनका इलाज शुरू होगी, ट्रीटमेंट होगी। ट्रीटमेंट के दौरान अगर लगता है, उनके परिवारजनों को लगता है कि यहाँ सही ट्रीटमेंट हो सकती है, वो वहाँ कंटिन्यू करेंगे। वहाँ सही ट्रीटमेंट नहीं हो सकती है तो फिर वो किसी और अन्य हॉस्पिटल में ले जाने का, वो भी इस हॉस्पिटल को रिक्वेस्ट कर सकते हैं जहाँ वो भेजना चाहते हैं, उस वहाँ के हॉस्पिटल को भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई कानूनी कार्यवाही नहीं है। और पहला ये है कि यू हैव टू सेव द लाइफ। इनफैक्ट जहाँ पे दुर्घटना हुई है आपको FIR करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ भी कानून खुद आपके पास पहुँचेगा। हर जगह पुलिस को आना है, उनको इनिशिएट करना है, उनको बताना है कि आपको आगे क्या करना है। मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, उनको बताना है कि आपको आगे क्या करना है। आपको पिलर टू पोस्ट दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। उनके परिवारजनों को भी सूचना, पुलिस अगर ऐसी हुई है कि उनका परिवार, कोई दोस्त साथ नहीं है, तो ये पुलिस का काम है कि उन लोगों को सूचना दीजिए। और मेडिकल असिस्टेंस तो इमीडिएटली मिलनी चाहिए। तो वहाँ पे कहीं कोई कानूनी कार्यवाही नहीं होगी। ये है। और जो दूसरी मैं कह रही थी, जो FIR की ज़रूरत नहीं है, FIR तो बाद में इंस्टीट्यूट होता ही है, चार्जशीट जो ऑफेंडिंग ड्राइवर है वो होता है। और मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ, हम लोग हमेशा अपने राइट्स की बात करते हैं कि हमें क्या राइट्स मिली हुई, ड्यूटीज पर भी। पहले हमें अपने ड्यूटीज, आखिर ये दुर्घटनाएं जो होती हैं, दिस इज ह्यूमन लॉस विच इज़ एक्चुअली अ नेशनल लॉस। बिल्कुल। एक इंसान का जो जीवन जाता है उससे पूरा परिवार और देश भी अफेक्ट होता है, हर एक इंसान। तो सबसे पहले कि हमारी ड्यूटीज़ क्या हैं। सबसे युवाओं के लिए मैं कहूँगी कि ड्रिंक एंड ड्राइव तो कभी होना ही, नशे की हालत में तो आप गाड़ी ना चलाएं, कभी ना चलाएं, रोड पे भी ना जाएं। दूसरी बात क्या है, इसलिए भी कि अगर पकड़े गए तो आपको फाइन हो सकता है, हेवी फाइन हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और जान से बड़ा कुछ नहीं है, आपका जान, और आपकी वजह से अगर किसी और, चाहे वो जानवर का भी जान, सबकी जान की वैल्यू होती है। तो ड्रिंक एंड ड्राइव ना करें। दूसरा, 18 साल से कम उम्र के जो बालक बालिकाएं हैं, जो बच्चे हैं, जो मोटर व्हीकल चलाते हैं, उन्हें मैं कहूँगी कि बिल्कुल भी ना चलाएं। अब तो नए प्रावधान के में आ जाएं तो उनके पेरेंट्स को भी फाइन हो सकती है। फाइन भी, जेल भी है। हाँ बिल्कुल, जेल भी हो सकती है और फाइन भी हो सकती है। मतलब इस लेवल तक अब हमारा जो स्कोप है मोटर व्हीकल एक्ट का, जो हालांकि ये बेनोवेलेंट लेजिस्लेशन है, इसमें कॉम्पनसेशन की बात होती है, वो कानूनी कार्रवाई वो आपका CRPC और IPC के तहत होता है। लेकिन हाँ, अब आप अगर अपने वार्ड को, अपने बच्चे को 18 साल से कम उम्र में गाड़ी चलाने की छूट देते हैं तो आप मुसीबत में हैं।
नहीं, आजकल तो मैंने ये गर्व करने की बात हो गई है कि अपने छोटे बच्चों को गाड़ी सिखाया और दे दिया, रोड पर निकल जाओ। जी 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 जी। बच्चे को भी जब मौका मिला तो लेकर के निकल गया, जी। कहीं से चाबी हासिल किया और लेकर के निकल गया। जी जी। तो अपने तो जाएगा ही। अब बच्चे आम तौर पर रेस ड्राइव करते हैं बहुत ज़्यादा, आम तौर पर। जी जी। गलियों में जो सामान्य गलियां हैं वहाँ भी उनका स्पीड 50-60 से ऊपर होता है। जी जी। किसी बच्चे खेल रहे हैं, आजकल जो पार्क तो है नहीं, छोटे छोटे मोहल्लों में खेल रहे हैं, उनको लग गया, गार्जियन भी गए, अपने भी गया, और तीसरा जो गया सो गया ही गया। तो इसलिए पहले हमें अपने ड्यूटी सबसे ज़रूरी है, राइट्स तो उसके बाद आती हैं। एवरीबडी जो एक स्वतंत्र देश में जन्म लिया है, जो भारत जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री में जन्म लिया, हमारे राइट्स तो जिस दिन हम जन्म लिए, इवन बिफोर दैट आपको राइट्स मिल जाते हैं। तो राइट्स तो आपके हैं ही, पर सबसे पहले हमें अपनी ड्यूटी समझनी होगी। तो मेरे विचार से ये हमारे पे जो भी सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, आपको अपने बच्चों पे नियंत्रण रखना होगा। उन्हें समय से पहले, 18 साल से पहले बिल्कुल गाड़ी ना दें। उन्हें रिस्पॉन्सिबल होना सिखाएं। गाड़ी अगर 18 साल के बाद मिलती है तो स्पीड नियंत्रित रखें, रैश ड्राइविंग नहीं करें। जो आपने शुरू में बड़ा अच्छा कहा, लाइसेंस तो बिना लाइसेंस और बिना इंश्योरेंस के तो गाड़ी चलनी ही नहीं चाहिए। क्या क्या मस्ट है अपनी गाड़ी के साथ रखना? देखिए, अब तो और मैंने कहा कि स्कोप वाइडर होते जा रहा है। पहले तो सिर्फ इंश्योरेंस होनी ज़रूरी थी, बाद में शुरू हुआ कि अगर आप कमर्शियल व्हीकल चलाते हैं, जिस रोड पे चलाते हैं, तो रूट परमिट भी होना ज़रूरी है। लाइसेंस जो गाड़ी चलाते हैं उनके पास लाइसेंस होनी ज़रूरी है। लाइसेंस भी आप जिस तरह 2 व्हीलर व्हीकल चला रहे हैं, आप 4 व्हीलर चला रहे हैं, आप लाइट मोटर व्हीकल चला रहे हैं, आप ट्रांसपोर्ट व्हीकल चला रहे हैं, आप कमर्शियल व्हीकल चला रहे हैं, हर तरह के व्हीकल का अलग अलग लाइसेंस होता है। तो जिस तरह की गाड़ी आप चला रहे हैं, अगर उसके लाइसेंस आप पजेस नहीं करते हैं तो भी आप कॉन्ट्रावेंशन ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट पे आप चले जाते हैं। जो आप लाइसेंस है वो उस तरह की गाड़ी को चलाने की लाइसेंस नहीं है, तो ये मान लीजिए कि आपके पास लाइसेंस नहीं जी। अब पोल्यूशन आपको हर 6 महीने में बनवाने की ज़रूरत है, पोल्यूशन सर्टिफिकेट। लाइसेंस में भी समय निर्धारित होता है कि आपको रिन्यूअल कराना है, इतने समय बाद आप एक्सपायरी लेकर के आप नहीं चल सकते। जी जी जी। उसका रिन्यूअल का टाइम है, परमिट का रिन्यूअल का टाइम है, ये सारी चीज़ें प्रावधानें बनी हुई हैं। मैं बहुत ज़्यादा सेक्शन आर्टिकल के डिटेल्स में नहीं जाना चाहती हूँ। मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपको मस्ट है कि उसको आपको रखना है, वैलिड लाइसेंस होना चाहिए। आप जिस दिन जब भी गाड़ी चला रहे हैं उस दिन आपका लाइसेंस और इंश्योरेंस पॉलिसी मान्य होना चाहिए, ये ज़रूरी है। इंश्योरेंस में आजकल तो 2 व्हीलर में, 4 व्हीलर में भी कुछ में कंपनी से ही 5 साल का हो जाता है, जो एजेंसी है वहाँ से भी 5 साल का हो जाता है। तो वो 5 साल जब पूरा होता है तो उसके बाद जो 6ठा साल आता है, तो हमको ये ध्यान रखना है कि उसके बाद हमको उसको कराना है। साल में अगर ये इंश्योरेंस करा रहे हैं, हर साल रिन्यू कराना है, तो हर साल लाइसेंस रिन्यू कराना है, उसका टाइम याद रखना है। अब थोड़ी सी बात करें हम लोग दुर्घटनाओं के मामले में। ट्रिब्यूनल में जब जाते हैं तो ट्रिब्यूनल में अगर घायल हुआ, इलाज के बाद ठीक हो गया, एक अंग या अंग भंग हो गया जी, या डेथ हो गया जी, वैसी स्थिति में वो क्लेम किस आधार पर करेगा? या ट्रिब्यूनल खुद देख कर के यह जज करेगा कि इनको ऐसा ऐसा हुआ, उसके आधार पर हम करें, पुलिस की जो रिपोर्ट आई उसके आधार पर, या जो पीड़ित है वो नहीं? देखिए, जहाँ अंग भंग की बात है, डेथ पे बाद में आते हैं, पहले इंजरी की बात करते हैं। जहाँ अंग भंग की बात है उसके पहले थोड़ा सी हम बात करें हॉस्पिटलाइजेशन की। हॉस्पिटलाइज अगर वो हुआ तो हॉस्पिटलाइज होने पर उसका एक्सपेंडिचर कौन उठाएगा, खर्च कौन उठाएगा? सरकारी अस्पतालों में तो ठीक है, सरकारी अस्पतालों में कोई दिक्कत नहीं, प्राइवेट में अगर गया तो कैसे मैनेज? प्राइवेट भी इमीडिएट वो जाता है तो मजबूरी में जाता है जी जी। वो आमतौर पर वहाँ एक्सीडेंट हुआ, नियरेस्ट हॉस्पिटल है तो वहाँ पहुँच गया, नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाए, नियरेस्ट हॉस्पिटल को एड देना है, इमीडिएट एड देना है। अगर आप वहाँ की खर्च उसके बाद आप उठा सकते हैं तब तो आप वहाँ कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो आप सरकारी हॉस्पिटल में शिफ्ट कर जाइए, वहाँ पे आपकी फ्री इलाज होगी। ठीक है। एक तो है कि हिट एंड रन केस में उसको व्यक्ति को जो पीड़ित है उसको उठाना पड़ेगा, लेकिन नंबर अगर पहचान लिया और उसी हॉस्पिटल में वो रहता है तो जिसके गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ उसको खर्च उठाना है पूरा का पूरा? नहीं, मेडिकल एक्सपेंडिचर नहीं, आपको खर्च करना है, वही तो क्लेम फिर बाद में क्लेम वो मिलेगा। अब इसमें भी जैसे हिट एंड रन में मैंने क्या कहा कि अब आ गया है कि 2 लाख का मुआवजा आपको मिल जाएगा। उसमें आपको कोई केस करने का और अपना केस को सब्सटैंशिएट करने का एविडेंस से ज़रूरत नहीं है। तो मान लीजिए आपको ये 2 लाख रुपए मिल गए जिनको इंजरी हुई या उनके परिवार वालों को,
उसके बाद उस गाड़ी का भी पता चल जाता है, चार्जशीट होती है। तो ये जो 2 लाख रुपए मिले हैं वो फाइनल मुआवजा जो आपको ट्राइब्यूनल से उससे डिडक्ट हो जाएगा, लेकिन वो इमीडिएट आप 2 लाख के तो आप हिट एंड रन केस में क्लेम कर सकते हैं। अब ट्राइब्यूनल में जब आप केस करते हैं, कोर्ट फीस एक पहले लोग परेशान रहते हैं कि आखिर कोर्ट फीस कितना दे क्या दे। ये पहले अप टू 15,000 था, उसको संशोधित करके अब उसमें सिर्फ मात्र 10 रुपये लगते हैं। अच्छा, तो आप 10 रुपये में अपना केस फाइल कर सकते हैं। किसी के साथ दुर्घटना हुई जी, तो वो या उसका परिवार दोनों में कोई भी 10 रुपये का वहाँ खरीदेगा फॉर्म, और फॉर्म खरीद करके अप्लाई कर देगा, उसके हिसाब से प्रोसेस शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। फिर उसको एडवोकेट भी रखना है क्या? देखिए, एडवोकेट तो ट्राइब्यूनल में आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि आप हमेशा अपने केस को आना देखना करना पॉसिबल नहीं हो पाता। एडवोकेट जो अफोर्ड कर सकते हैं बिल्कुल करें। अच्छे लोग हैं इस फील्ड में, मैं हमेशा कहूँगी कि बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत जानकार लोग हैं, खुद सामने आते हैं, आपको मदद ऑफर करते हैं कि हम आपका केस कर देंगे। पर हर एडवोकेट की एक फ़ीस होती है। अगर आपको लगता है कि आप वो फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट में ये एक्सीडेंट हुआ है वहाँ आप अप्रोच कीजिए, एप्लीकेशन दीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको लीगल एड मिलेगा। हाँ, लीगल एड मिलेगा आपको, एडवोकेट हमारे पैनल से मिलेगा। आप अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ कहाँ हैं, आप झारखंड लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ में आ सकते हैं, झालसा जिसे कहते हैं। इसका ऑफिस डोरंडा रांची में है। आप वहाँ एप्लीकेशन दीजिए, वो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट लेवल अथॉरिटीज़ के पास, लीगल एड अथॉरिटीज़ के पास आपको भेज देंगे। आपका एप्लीकेशन फॉरवर्ड होगा, आपको एक एडवोकेट मिलेगा जो इस फील्ड का एक्सपर्ट होगा, और वो आपके केस को फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ेगा, और उसकी जो भी खर्च है वो सरकार वहन करती है। तो आप मुआवजे का ये बता दिए प्रावधान क्या क्या है, अंग भंग होने पर, डेथ हो जाने पर, या इस तरह के, तो कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं? देखिए, जैसे जो अंग भंग होती है उसमें मेडिकल सर्टिफिकेट होता है, मेडिकल एक्सपर्ट होते हैं जो इनका परसेंटेज ऑफ इंजरी या कितना इनका जो इंजरी हुई है इससे इनका जो काम करने का कितना नुकसान होगा आने वाले दिनों में, वो क्या काम करते हैं, और उस अंग भंग से उनका वो काम कितना इफेक्टेड होता है। पैर नहीं रहा तो उससे क्या नुकसान हुआ, हाथ नहीं रहा तो उससे क्या नुकसान, आई साइड चला गया तो उससे क्या नुकसान हुआ, बिल्कुल हियरिंग तो चला गया तो उससे क्या नुकसान हुआ। उस हिसाब से एक परसेंटेज वो लोग डिसाइड करते हैं कि कितना परसेंट अंग भंग है, और उस पे मुआवजा फिक्स होती है। जहाँ डेथ हो जाती है तो वहाँ पे एज और वो इंसान कितना अर्न करता था, तो उनके परिवार को कितना लॉस है, जो डिपेंडेंसी इसमें डिसाइड किया जाता है। और एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मूला है, बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। उस मैथमेटिक्स के हिसाब से एज एंड इनकम प्रूफ दीजिए, आप उनके लीगल हेयर से आप उसका सर्टिफिकेट दीजिए, और आप अपना क्लेम फाइल कीजिए। आपके पास अब जिस नंबर की गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है आपको मालूम है, उस नंबर की गाड़ी से वो पता चल जाएगा कि उसका ओनर कौन है, और उसके अगेंस्ट, उसके ड्राइवर के अगेंस्ट इंश्योरेंस कंपनी भी पार्टी रहती है, उनके अगेंस्ट आप क्लेम कर सकते हैं। और फिर वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्मूला के हिसाब से जो एज और इनकम के ऊपर बेस्ड है, आपके ऊपर कितने डिपेंडेंट्स हैं फैमिली में, उसके ऊपर बेस्ड है अमाउंट डिसाइड हो जाता है। पीड़ित को जी अपना क्लेम करने के लिए क्या क्या पेपर होल्ड करना चाहिए, क्या क्या रखना चाहिए? जी, दूसरे कि आमतौर पर सड़क दुर्घटनाओं में सामने वाले की भी गलती होती है जी, जरूरी नहीं कि हमारी ही गलती हो, उसकी भी गलती हो। तो जिसको मुआवजा देना है या वो करना है, तो इंश्योरेंस किन किन चीज़ों पर वो करती है कि नहीं हम इस कारण से ये नहीं देंगे, इस कारण से ये नहीं देंगे, इस कारण से ये नहीं देंगे, तो वो क्या क्या पेपर होना चाहिए जिसमें कि मजबूती से हमारा पक्ष रखा जा सके और जो निर्धारित मैक्सिमम मुआवजा है वो हासिल हो सके? देखिए, एक तो जो आपने कहा कि अगर मान लीजिए मेरी गलती से एक्सीडेंट हुआ है, तो इस पे भी ट्राइब्यूनल में एविडेंस लीड किया जाता है कि किसकी गलती से एक्सीडेंट हुआ है। अगर कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस है तो उस पे एविडेंस लीड करके उस परसेंटेज के हिसाब से जो टोटल मुआवजा है माइनस कर दिया जाता है, कहा जाता है इतना कंट्रीब्यूशन आपका था। अगर कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस नहीं है तो प्राइमा फेसाई जैसे एक्सीडेंट हुआ, जो इंश्योरर होता है गाड़ी का, उसको मुआवजा पे करना है। और अगर कागजात सेट राइट नहीं है, गाड़ी के वेहिकुलर डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं है, लाइसेंस हुआ, इंश्योरेंस पॉलिसी हुई,
जितनी सारी चीज़ें, तो पे एंड रिकवरी इंश्योरेंस पॉलिसी, क्योंकि बेनोवेलेंट लेजिस्लेशन है, इंश्योरेंस पॉलिसी जो इंश्योरर है उससे आपको तुरंत पैसे मिल जाएंगे, तो पैसे दे दीजिए और फिर आप जो ओनर हैं, अगर व्हीकुलर डॉक्यूमेंट सेट जगह पे नहीं थे, प्रॉपर नहीं थे, कॉन्ट्रावेंशन ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट है, तो आप ओनर ऑफ द व्हीकल से वो पैसे ले सकते हैं और इसके लिए कोई सेपरेट सूट करने की ज़रूरत नहीं, उसी के एग्जीक्यूशन। एक अंतिम सवाल मैं कंक्लूड करूंगा, वो ये कि अगर पेपर नहीं रहे आपके पास, आपने इंश्योरेंस नहीं करा रखा है और आपसे एक्सीडेंट हो जाता है, आपके पास आपने लाइसेंस नहीं ले रखा है और आपके से एक्सीडेंट हो जाता है, वैसी स्थिति में वह व्यक्ति कैसे मुआवजा पे करेगा? कंपनी तो पे करेगी नहीं, उस तो पर सारी जिम्मेदारी आएगी। बिल्कुल ओनर पे, वो थोड़ा सा स्पष्ट कर दें। बिल्कुल। जैसे अगर इंश्योरेंस पॉलिसी लैप्स किया हुआ है, ये बिना इंश्योरेंस के तो कोई गाड़ी रोड पे चल नहीं सकती, तो आपने जिस दिन गाड़ी निकाला उस दिन इंश्योर्ड है, पर वो लैप्स कर गया, तो जब ट्राइब्यूनल में ये इंश्योरेंस पॉलिसी को इंश्योरेंस कंपनी डिनाई करती है कि लैप्स्ड है, तो जिम्मेदारी ओनर पर है। अगर ड्राइविंग लाइसेंस जो ड्राइव कर रहा है, जो मैंने कहा अलग अलग टाइप के ड्राइविंग लाइसेंस होते हैं, जो गाड़ी चला रहे हैं वो उस प्रकार का ड्राइविंग लाइसेंस होल्ड नहीं किए हैं, एक्सपायर्ड है, इनवैलिड है, फेक है, ये सारी चीज़ें इस पे एविडेंस लीड करना पड़ता है और देन ओनर को लायबल किया जाता है। देखिए मैं इसमें बहुत इलैबोरेट नहीं जाऊंगी, बहुत केसेस हैं जिसमें ओनर को फिर एब्जॉल्व करके फिर इंश्योरेंस, लेकिन प्राइमा फेसाई उसमें इंश्योरेंस से पैसा दिलवा दिया जाता है इंश्योरेंस कंपनी से, और वो फिर ओनर से उसको रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि इन लोगों को जो क्लेमेंट है ऑलरेडी सफरर्स हैं, उनके परिवार का कोई एक व्यक्ति या तो चोट लगी है, बुरी तरीके से घायल है या मृत्यु हो गई है, दोनों ही केस में वो लोग सफरर्स हैं, तो उनको और सफ़र ना करने दिया जाए, इसलिए उन्हें इमीडिएट एड मिले, इसलिए उन्हें पैसा दिलवा दिया जाता है इंश्योरेंस कंपनी से। फिर इंश्योरेंस कंपनी को डिफरेंट सूट करने की ज़रूरत नहीं है, उसी केस के एग्जीक्यूशन केस में वो इंश्योरेंस कंपनी जो है ओनर से रिकवर कर सकती है। कुछ चीज़ें जो हमने मोटर वाहन दुर्घटना के बारे में बताया कि अगर आप कागजात प्रॉपर नहीं रखते हैं तो कितना ज़्यादा मुआवजा आपको देना पड़ेगा, इसका आप अंदाज़ नहीं कर सकते हैं और सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए गाड़ी चलाने के लिए, सड़क पर लेकर के निकलने के लिए जितने सारे पेपर चाहिए, उस पेपर को प्रॉपर रखिए, अपने साथ रखिए, उसके कार्ड अपने साथ रखिए, ज़रूरत पड़ने पर दिखाइए। खुदा न खास्ते अगर दुर्घटना हो गई तो उसमें आपको बहुत सारी राहत मिल जाएगी। दूसरे कि ट्रैफिक रूल्स जो है उसका अपने तय तो भरपूर पालन करिए, दूसरे से बहुत उम्मीद मत करिए, इसलिए कि दूसरा आपकी सुनने वाला नहीं है, वो उसको जहाँ जाना है वहाँ फंसेगा। लेकिन आप तीसरे कि गाड़ी के स्पीड पर हमेशा नियंत्रण रखिए। आज हमने आपको कानून की बात में मोटर वाहन दुर्घटना के बारे में बताया। इसके लिए जो एक्सपर्ट आई उनका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।